नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। सूखी धरती कब से बारिश के इंतजार में थी और आखिरकार केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी। धीरे धीरे अब केरल के अलावा दक्षिण के बाकी राज्यों में भी बारिश शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों में उत्तर भारत में भी मॉनसून हमारी प्यास बुझाने आएगा। विशेष में आज हम इसी मॉनसून की बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिरकार बारिश होती कैसे है और हमारी जिंदगी में इसकी कितनी अहमियत है। तो शुरू करते हैं विशेष आ गया मॉनसून। केरल के बाद मॉनसून आंध्र प्रदेश पहुंच गया है। उधर केरल में 2 दिन से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक केरल में तेज बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। लंबे इंतजार के बाद मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। बुधवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। केरल के कई हिस्सों में मंगलवार रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। कोल्लम जिले में स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं इडुक्की में भारी बारिश से एक शख्स की मौत हो गई। भारी बारिश के मद्देनजर तिरुवनंतपुरम प्रशासन ने भी लोगों को चट्टानी इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। केरल के अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। गुंटूर और विजयवाड़ा में भारी बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई जगह तो बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं मदुरई में हुई बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। आज की ताजा स्थिति के अनुरूप मॉनसून कर्नाटका के तट तक अग्रसर हो चुका है। अंदरूनी दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका और रायलसीमा होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश तक ये पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने 9 जून को मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन बादलों ने 24 घंटे पहले ही बरसना शुरू कर दिया। फिलहाल मानसून केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके 10 जून तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पहुंचने की उम्मीद है। 15 जून तक मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाकों को सराबोर कर सकता है। कुल मिलाकर 1 से 15 जुलाई तक देश के सभी हिस्सों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। अपने दोनों जो हमने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किए हैं, उसमें ये बता दिया है कि इस साल मानसून के अच्छे रहने के आसार 90%, 95% से भी ज्यादा हैं। फिलहाल मानसून दक्षिणी राज्यों से होते हुए देश के दूसरे इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक देश में सामान्य के मुकाबले 108% बारिश का अनुमान लगाया है। जानकार इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचने वाला मानसून इस साल करीब 1 हफ्ते की देरी से पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी ने देश में कई उम्मीदों को जन्म दिया है। लगातार 2 सालों से पड़ रहे सूखे से न सिर्फ कृषि संकट दूर होने की उम्मीद जगी है, बल्कि महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिलने की उम्मीद है। देश में मॉनसून ज्यादातर किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मॉनसून अच्छा तो खुशहाली, वरना जीने के भी लाले पड़ जाते हैं। कई आर्थिक विशेषज्ञ इसी वजह से मॉनसून को वित्त मंत्री की संज्ञा देते हैं। पिछले 2 सालों से मॉनसूनी बादल किसानों की जिंदगी से आंख मिचौली कर रहे थे, लेकिन इस बार मौसम वैज्ञानिकों के साथ ही सरकार को भी उम्मीद है कि बारिश की बूंदें किसानों की जिंदगी में बहार बनकर आएंगी। ये सामान्य से अधिक होगा और समूचे भारतवर्ष की देखें तो 106% औसतन बारिश जो होती है उससे 6% अधिक रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में ये 113% है और जो प्रायद्वीप है वहाँ पर भी सामान्य से अधिक है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ सामान्य से 6% रहने की संभावना है। देश में खरीफ का पूरा सीजन मानसूनी बारिश पर निर्भर करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ सरकार को उम्मीद है कि बुआई तेजी पकड़ेगी। इस वजह से इस बार खेती का रकबा बढ़ेगा और उत्पादन बेहतर रहेगा।
कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2014-15 और 2015-16 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन करीब 25.2 करोड़ टन के आसपास रहा। इस बार इसका लक्ष्य 27 करोड़ टन से ज्यादा का रखा गया है। अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शंस को हम सही माने तो इस बार स्थिति अच्छी रहेगी, एग्रीकल्चर का भी, इंडस्ट्री का भी, सर्विस सेक्टर का भी, और ओवरऑल डेवलपमेंट जब पिकअप करेगा तो नौजवानों को भी नौकरी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो हर तरह से फ़ायदा होगा। देश में बारिश के पानी को सहेजने के लिए कई जलाशय हैं, लेकिन बारिश की कमी से ये खाली रह जाते हैं। सरकार को उम्मीद है कि अच्छे मॉनसून से जलाशय भरेंगे, जिसका फायदा किसानों को होगा। अभी तक की एक्सपेक्टेशन ये है कि जो 2 साल से पिछले निराश कर रहा है, कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को, देश के किसान भाइयों को कहीं ना कहीं निराशा मिल रही है, उस मॉनसून से इस बार काफ़ी आशा है। अच्छा मॉनसून होने की उम्मीद है। अलग अलग जो फोरकास्ट हैं तो वो देश के लिए अच्छा बारिश, देश की इकोनॉमी के लिए तेज़ी, किसान भाइयों के लिए जो है खुशहाली के दिन हो सकते हैं। कृषि के साथ ही मॉनसून देश की वित्तीय सेहत के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। हाल की मौद्रिक समीक्षा के वक्त आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी के चलते बेहतर आर्थिक माहौल बनने की बात कही थी। कई जानकारों का मानना है कि अच्छे मॉनसून से खाने पीने के दाम नियंत्रित रहेंगे और महंगाई दर काबू में रहेगी। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गर्मी का मौसम आते ही लोगों की निगाहें आसमान पर टिक जाती हैं। लोग इंतजार करते हैं कि कब बादल घिरे और बारिश की बूंदें जमीन को नम करें। तपती जमीन को ठंडक पहुंचाने का ये प्राकृतिक तरीका है और देश में बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास बारिश के अलावा गर्मी भगाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं। और यही नहीं, खेती बाड़ी से लेकर कई ऐसे काम हैं जिनके लिए लोग मॉनसून की बाट जोहते हैं। ऐसे में आइए ये जानते हैं कि मॉनसून आता कैसे है। आसमान में घुमड़ते इन बादलों को देखिए, ये संदेश दे रहे हैं कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन सूने आसमान में बादल ऐसे ही नहीं बनते और महीने 2 महीने तक बारिश का मौसम यूं ही नहीं कहलाता। साल भर तक प्रक्रिया चलती है और तब जाकर बारिश हम तक पहुंच पाती है। यानी जून जुलाई में होने वाली बारिश का संबंध जनवरी फरवरी से भी है। यह अलग बात है कि गर्मी के मौसम में यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। होता यह है कि सूरज की तपिश से जमीन ज्यादा तप जाती है और समंदर के मुकाबले तेजी से गर्म होती है। लेकिन समंदर इस मामले में थोड़ा सुस्त रहता है। उसे गर्म और ठंडा होने में ज्यादा वक्त की दरकार होती है। लिहाजा जमीन और समंदर के बीच तापमान में फर्क के चलते भौगोलिक हलचल बढ़ जाती है। तपी हुई जमीन पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो इसके चलते दबाव में भी फर्क आ जाता है। जैसे ही दबाव का क्षेत्र हुआ तो हवा की दिशा बदल जाती है। अरब सागर में जहाँ से कि ये नमी उठाता है वहाँ पर हवाएं पछुआ होनी चाहिए, तीव्र गति से होनी चाहिए और उनकी जो पछुआ हवाओं की ऊंचाई है करीब 6 किलोमीटर तक होनी चाहिए और उनकी गति भी करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और बारिश के साथ साथ कुछ हमारे रेडिएशन के भी पैरामीटर हैं, वो संपूर्ण होने चाहिए। समंदर से जब जमीन की तरफ हवा चलती है तो नमी को समेटे आती है। हवा में घुली ये नमी मॉनसून के लिए बेहद जरूरी है। आप कह सकते हैं कि यही नमी बारिश का शुरुआती रूप है। आमतौर पर पानी जब भाप बनकर आसमान में पहुंचता है तो नमी धीरे धीरे संघनित होकर बादल बन जाती है। फिर ये बादल बारिश में तब्दील होकर जमीन पर बरस जाते हैं। जमीन का पानी भी बहकर कहीं जमा होता है और फिर से वही चक्र दोहराता है। मोटे तौर पर बारिश की यही प्रक्रिया है। मई जून के महीने में जब समंदर से नमी घुली हवा जमीन पर पहुंचती है तो कमोवेश इसी प्रक्रिया में तब्दील होकर मॉनसून में तब्दील हो जाती है। भारत समेत दक्षिण एशिया की भौगोलिक बनावट भी इसके लिए जिम्मेदार है। यानी अगर भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो शायद नमी लिए यह हवा वहां से टकराकर भारत में नहीं ठहरती और नतीजतन बारिश से हम महरूम रह जाते। उस पहाड़ी क्षेत्र से जब पौने आकर के मिलती हैं तो ऊपर उठने लगती हैं,
क्योंकि एक बैरियर के रूप में वो काम करता है। और ऊपर उठने से कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उसमें प्रेसिपिटेशन होता है। ये एक ब्रॉडर जो है पूरे हमारा भारत का जो समर मानसून जो कहते हैं। हिमालय इन हवाओं को दूर जाने से रोकती है और वहां से टकराने के बाद से ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेज बारिश होती है। इसी बारिश को हम मॉनसून बुलाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब हवा में नमी की मात्रा घटने लगती है। जाहिर है कि बादल बनने की प्रक्रिया भी सुस्त हो जाती है। जैसे ही ये प्रक्रिया एक खास मोड़ पर पहुंचती है, बारिश थम जाती है। यानी तब तक समुद्र और जमीन के बीच वायुदाब का अंतर भी बराबर हो जाता है। इसके बाद उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है। अब हवाएं समंदर की तरफ लौटने लगती हैं। इस दौर में तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में ये लौटती हुई हवाएं अपने साथ बारिश लाती हैं। हिमालय से टकराकर जब ये तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं, तो इस दौरान इन हवाओं को बंगाल की खाड़ी से गुजरना पड़ता है। नतीजतन हवाओं में फिर से नमी घुल जाती है। इसे हम विंटर मॉनसून कहते हैं। मॉनसून को लेकर अब तक कई सिद्धांत पेश हुए, लेकिन तापमान और दबाव के अंतर को लेकर एक व्यापक सहमति बनी हुई है। उत्तर पूर्वी मॉनसून जो मॉनसून रिट्रीट जब करता है तो वो जो मध्य अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के अंत तक 2.5 महीने में जो बारिश होती है, खास तौर से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्रा के कुछ भागों में, वो उत्तर पूर्वी मॉनसून है। और उन दोनों में जैसा हम कहें कि दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हवाओं में 180 डिग्री का अंतर होता है। ठंड के महीने में देश के पश्चिमी हिस्से में भी बारिश होती है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया के तहत भी होती है और कई बार पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी। मॉनसून मोटे तौर पर दक्षिण एशिया की परिघटना है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों की बनावट दक्षिण एशिया से मिलती जुलती है, लिहाजा गर्मी के बाद वहां भी तेज बारिश देखने को मिलती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कृषि और अर्थव्यवस्था से क्या है मॉनसून के रिश्ते। सात्विक वीणा के तारों का जादू, पिता और गुरु के रूप में जिन्हें मिला साथ पंडित विश्व मोहन भट्ट जी का। मंच पे उनके साथ बैठना यानी जीवन की अग्नि परीक्षा से भी अगर कोई ऊपर कोई परीक्षा हुई तो मेरे लिए वही है। मिलिए शख्सियत में सात्विक वीणा के जनक पंडित सलिल भट्ट से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। इतिहास के पन्नों पर बिखरी कहानियां, व्यवहार इतिहास से पता नहीं चलता, व्यवहार उपन्यासों से और कहानियों से पता चलता है। इन कहानियों के अनोखे किरदार। वर्मा जी हर चीज के मास्टर, जितने बड़े वो शिकारी, उतने ही बड़े लेखक, उतने ही बड़े संगीतज्ञ, उतने ही बड़े पहलवान। किरदारों पर चलती है कलम धारदार। ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास, पर वर्मा जी के उपन्यासों में दोनों चीजें एकदम जीवंत मिलती हैं। देखिए विरासत में पहली बार वृंदावन लाल वर्मा का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम।
week we are in the land of Lord Krishna. Let's meet Lok Sabha MP of Mathura and dream girl Hema Malini. How you met Dharmendra ji, in your life? His attitude, his behavior was definitely much different than others. Very sober, very soft, very handsome. All the most handsome, wonderful looking men, with all of them I have worked. Chal Dhanno, aaj teri izzat ka sawal. Including my campaign when I go, I have to say this. Chal Dhanno, aaj teri pasandi ki izzat ka sawal hai. Watch me on It's My Life, only on Rajya Sabha TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत का मौसम विभाग कैसे अनुमान लगाता है, ये कई लोगों के भीतर दिलचस्पी जगाने वाला सवाल है। बीते कई दशकों से मौसम विभाग लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए बारिश से लेकर कई बातों का अनुमान जाहिर करता रहा है, लेकिन मौसम विभाग नई तकनीक के सहारे इस अनुमान को और ठोस बनाने की दिशा में काम कर रहा है। 1.25 अरब लोगों की आबादी वाले देश में मौसम के पूर्वानुमान की बड़ी भूमिका है। 1920 के दशक में अंग्रेजों ने जब यहाँ सांख्यिकी गणना के जरिए अनुमान की शुरुआत की, तब से इसके सहारे मौसम विभाग अनुमान लगाता रहा, लेकिन अब नई तकनीक को आजमाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में जो शॉर्ट, मीडियम और एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन है, यानी कि एक दिन से लेकर के एक महीने तक का पूर्वानुमान, वो गणितीय मॉडल के आधार पर है। और जो सीजनल फोरकास्ट है, अभी वो स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल मॉडल है, लेकिन उस पर भी गणितीय मॉडल, खास तौर से जो ओशन और एटमॉस्फेयर को कपल करते हैं, उस पर हम पिछले 2-3 वर्ष से प्रयोग कर रहे हैं और आगामी 1-2 वर्ष में उसको हम ऑपरेशनल करने की तैयारी में है। मौसम विभाग इस वक्त 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नया सुपर कंप्यूटर तैयार कर रहा है और विभाग को अनुमान है कि इसके जरिए अगले साल से ज्यादा सटीक अनुमान वो दे पाएगा। ये तकनीक अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। इसके जरिए मॉनसून का 3 स्तरीय अनुमान जाहिर हो पाएगा। जानकारों का मानना है कि अनुमान में बेहतरी से खेती में करीब 15% की बढ़ोतरी हो पाएगी, यानी किसानों को ये पता चल पाएगा कि किस वक्त पर बुआई, सिंचाई और खाद का इस्तेमाल करना है। मौसम विभाग इस तकनीक को लेकर बेहद उत्साहित है। We will be running a model at literally 10 to 12 kilometer resolution. So we will be able to generate forecasts at every 10 to 12 kilometer forecast for next 3 to 4 days. So that's what we are planning. For that, still our present computer may not be enough. So we need to multiply by about 10 times. So we are going to have another machine computer, a very large scale computer with 10 times, which is 10 times faster than. मौसम विभाग का दावा है कि नई तकनीक के जरिए अनुमान की गति 10 गुनी बढ़ जाएगी। इस वक्त मौसम विभाग लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए अनुमान बताता है। इनमें बारिश और तापमान समेत हवाओं की जानकारी शामिल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग एक तो दीर्घ अवधि का पूर्वानुमान देता है और एक एक्सटेंडेड रेंज का पूर्वानुमान देता है, जो 2 सप्ताह से 1 महीने का अवधि का पूर्वानुमान होता है, और एक मध्यम अवधि का पूर्वानुमान है जो कि 5-7 दिन की अवधि के लिए होता है। और इन तीनों पूर्वानुमान करने के लिए अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बंगाल के भयानक अकाल के बाद 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई और 1886 में इसने पहली बार मॉनसून का अनुमान दिया था, लेकिन उसके बाद ऐसे कई मौके आए जब अनुमान सटीक नहीं हो पाया। इस वक्त करीब 5000 कर्मचारी इस काम में लगे हैं और उन सबको उम्मीद है कि सुपर कंप्यूटर के शुरू होने के बाद अनुमान ज्यादा सटीक हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के आर्थिक विकास को सीधे तौर पर मॉनसून प्रभावित नहीं करता, लेकिन ऐसी कई आर्थिक गतिविधियां हैं जिनका मॉनसून से संबंध है। खेती का बड़ा हिस्सा तो सीधे तौर पर बारिश पर निर्भर है, लेकिन मॉनसून के असर के दायरे में सिर्फ खेती ही नहीं है, बल्कि इसका असर कहीं व्यापक है और अर्थव्यवस्था पर भी उसी अनुपात में असर पड़ता है। सूखी जमीन, बेहाल किसान,
ये तस्वीरें इस वक्त देश के 250 से ज्यादा जिलों की कहानी बयां करती हैं। बात चाहे मराठवाड़ा की हो, बुंदेलखंड की या फिर राजस्थान की, देश के कई राज्य इस वक्त सूखे से बेहाल हैं। बंजर होती जमीन ने किसानों की कमर तोड़ दी है। 5 साल हो गया बारिश नहीं, इसलिए खेती में कुछ आता नहीं। हर किसान को कोई पीक नहीं, कुछ नहीं, गांव में पानी नहीं, सब वो परेशानी में है। जानवरों को पानी पिलाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। बारिश का पानी बिल्कुल आया नहीं, कुछ तालाब में, कुछ तो कुएं भी सूख रहे हैं। न मदद मिली हमको, और सूखा है, फसल खत्म है, हाथी नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ कोई खाने के लिए नाज गल्ला नहीं है। कई जिलों में पीने का पानी तक खत्म हो गया है और एक एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। हालत इतनी गंभीर है कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकार को पानी से लदी कई विशेष ट्रेनों का इंतजाम करना पड़ा, लेकिन हालात नहीं सुधरे। हालत तो साहब ये कई 5-7 साल से, हम लोग 10 साल से ऐसे ही झेल रहे हैं। और हम लोग तो पूरा गांव का गांव ये चाहते हैं कि अगर कोई इसको खरीद ले तो सबका सब जो हम लोग यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, पानी के किनारे कहीं पहुँचेंगे। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की क्या किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। दिन भर में एक हांडे में एक गिलास करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे में एक हांडा भरता, और एक घर के लिए अगर 5 हंडे की ज़रूरत है तो वो घर के 2 आदमी इस पानी के लिए ही यहाँ दिन भर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। पानी की बहुत ही दिक्कत है। पानी लेने के लिए हमको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और वहाँ पे थोड़ा सा एक झरना है जो कुएं में और डैम में पानी नहीं है, और छोटे से झरने में से हम लोग एक मटका या तो फिर एक देगड़ा पानी लेके आते हैं और सारा दिन वही चलाते हैं। देश के कई जिलों में लू के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। सरकार की लाख तैयारियों के बावजूद लोग अब भी आसमान निहार रहे हैं। बारिश उनके लिए आखिरी सहारा है। आज भी देश का 60% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। असम और झारखंड जैसे राज्यों में ये आंकड़ा 95% तक है। यानी अगर समय पर बारिश आ जाए तो किसानों की जिंदगी पटरी पर रहती है, नहीं तो जीना मुहाल हो जाता है। शहरी मध्यम वर्ग के लिए बारिश गर्मी बहाने का जरिया हो सकता है, या फिर बारिश उन्हें रोमांचित कर सकती है। लेकिन किसानों के लिए ये जीने मरने का मामला है। आज भी देश की करीब आधी आबादी खेती पर निर्भर है, लिहाजा मॉनसून सीधे तौर पर इन लोगों की आमदनी को प्रभावित करता है। मैं तो ये कहूँगा कि आज हमारी एग्रीकल्चर मॉनसून बेस्ड है, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मॉनसून अच्छा आता है, बारिश जो है सही समय पे होती है और सही क्वांटम में होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फसलों की पैदावार है वो सही हो जाती है, अच्छी एक बम्पर हार्वेस्ट मिलता है। आज़ादी के वक्त देश की जीडीपी में खेती का योगदान लगभग 50% था, और अब ये घटकर 13% हो गया है। लिहाजा अर्थव्यवस्था के आंकड़े को पूरी तरह हिला देने की शक्ति तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें मामूली गिरावट भी आती है तो इससे जुड़ी बड़ी आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर प्रभावित हो जाती है। यानी जीडीपी के आंकड़े सीधे तौर पर भले ही ना बिगड़ें, अर्थव्यवस्था की हालत पर चोट जरूर पड़ती है। यही 13% जीडीपी में योगदान देने वाले लोग देश के 1.25 अरब लोगों का पेट भरते हैं। अगर फसल अच्छा हुआ, बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का इनकम में वृद्धि हुई, तो पूरा अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। सुधार इस तरह से कि इनकम बढ़ेगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे चीज़ों को, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब स्लम्स आए हुए हैं, डिप्रेशन आए हुए हैं, वो बंद होकर फिर आगे वो भी वहाँ भी बढ़ेगा। वहाँ से फिर अगर उनको इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, तो सर्विस सेक्टर में वही हाल होगा। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा, इंडस्ट्री भी सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देगा, तो एक दूसरे से लिंक है। खेती के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो मॉनसून से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। पावर सेक्टर इनमें अहम है। हाइड्रो पावर प्लांट जिस पैमाने पर देश में बनाए गए हैं, उनको चलाने में भी बारिश का अहम योगदान है। जाहिर है ऊर्जा पर अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर निर्भर हैं। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि नहीं हुई तो आर्थिक विकास की तस्वीर चरमरा जाती है। कई जानकारों का मानना है कि 2008 के वक्त जब दुनिया में मंदी का दौर था तो भारत सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस वक्त मजबूत थी। मॉनसून अगर वक्त पर नहीं आया तो खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है।
और फिर मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए सरकार को कई कदम उठाने पड़ते हैं। औद्योगिक परिसर है उसका, जैसे शुगर केन से गन्ने से चीनी का उत्पाद है, कपास से कपड़े का उत्पाद है, और जितने भी दलहन है, तिलहन है, उनका अपना एक इंडस्ट्रियल दायरा है। 60% लोगों की आजीविका का साधन है कृषि, तो उनकी आजीविका में अगर संबल आता है तो उनकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है, और इसका एक सकारात्मक आर्थिक चक्र पर प्रभाव पड़ता है, और वही मॉनसून और कृषि को एक लिंक प्रदान करता है। यानी मॉनसून और बारिश भले ही खेती किसानी तक सीमित लगे, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत बड़ा है। यही वजह है कि मॉनसून पर न सिर्फ आवाम की बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की भी नजरें टिकी होती हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।